सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। बिहार पीजीटी की आंसर शीट जो जारी हुई है और उस आंसर शीट से आपका मिलान होना चाहिए, ऐसी आपकी डिमांड है। तो मैं जहां तक आपकी मदद कर पा रहा हूं, क्वेश्चंस को देख पा रहा हूं, उसमें आपको कुछ चीजों पर डाउट है। तो मैं अपने सभी साथियों, ये 71 से क्वेश्चन शुरू हैं। देखो ये 71 से, ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर 71 से शुरू है। तो यहाँ पर आपको किन किन क्वेश्चंस में डाउट है, आप अपने कमेंट के बॉक्स में इसी क्वेश्चन पेपर के नंबर को लिखिए और आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें कि सर इन क्वेश्चन में हमें डाउट है, कि आपकी राय क्या हो सकती है। जैसे कि अगर आप चाहें तो हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर है 94 73 70 27 11। ये टेयर 3 का पेपर है। बीपीएससी बीपीएससी टेयर 3 का ये एग्जामिनेशन पेपर आपके सामने है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट है, तो हम उन क्वेश्चंस के डाउट को क्लियर करेंगे और आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे कि आपकी क्या मदद हमारे द्वारा हो पाती है, वो चीजें भी हम आपको बताएंगे। तो पहले हम लोग एक बार रनिंग वे में क्वेश्चन पेपर को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर ये कह रहा है कि पहला वाला 77 वाले को अगर आप देखते हो कि क्या ये क्वेश्चन राइट है, कि फॉर द केमिकल रिएक्शन, अच्छा 71 से देखना था हम लोगों को, सॉरी 71 से देखना था, तो 71 ये ठीक है। 71वां क्वेश्चन है, 71 वाला क्वेश्चन है कि द क्रिटिकल टेम्परेचर टेम्परेचर वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द वेंडरवॉल इक्वेशन। तो वेंडरवॉल इक्वेशन के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू है वो 8a/27 है, जैसा कि मैंने पढ़ रखा है। और मैं इसको कंफर्मेशन भी लेकर के चल रहा हूं कि भाई नहीं, इसको कंफर्मेशन भी लेते चलिए कि क्रिटिकल की वैल्यू क्या हो रही है। तो ये तो कंफर्म होता चल रहा है। जो क्वेश्चन में डाउट होगा उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर 72 को मैंने कैलकुलेट भी किया था, और कैलकुलेट करने के बाद भी 72 का जो जवाब आ रहा था वो हमारा ए ऑप्शन आ रहा था, 4.9 इंटू 10। ये अभी समय कैलकुलेशन का समय नहीं है, लेकिन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला भी आपको पता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला 3 RT/m होता है, सबको पता है। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का है तो सिंपल सी बात है कि अंडर रूट यहाँ पर 3 रख दीजिए, आर की वैल्यू 8.314 रख दीजिए, टेम्परेचर आपको दिया इंटू 10 आपकी 7 दे रखी है, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर टेम्परेचर 37 और 37 यानी कि 310 रख दीजिए। 73 होता है 27, तो 310 हो जाएगा। अपॉन में ऑक्सीजन O2 रख दीजिएगा। तो कैलकुलेट करना कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा जो आंसर कैलकुलेशन में आया वो 4.9 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है। यानी कि आप वैसे भी देख सकते हो कि आप अगर डिवाइड करना चाहो तो O2 का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है, 32 होता है, 32। बाकी आप समझदार हैं, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इजी वे में। आंसर आपका ये भी मिलान कर जाएगा, 72 वाला भी कर जाएगा। इसी के आगे अगर हम लोग चल लेते हैं तो 73 वाले पे देख लेते हैं। 73 वाले का जो ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉल्स। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि यहाँ पर आइसोट्रॉपिक दे रखा है, यही फॉल्स स्टेटमेंट हमारा यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर हम इसे फॉल्स स्टेटमेंट में कैरी ऑन करेंगे। तो मित्रों और बिहार के मेरे सभी साथियों, अगर आप बीपीएससी 4 की तैयारी करना चाहते हैं तो बीपीएससी 4 के जो हमारा बैच है वो बीपीएससी 4 का बैच बहुत ही मतलब आप ये मान के चलिए कि दिसंबर तक की वैलिडिटी का बैच नॉमिनल चार्जेस में लगा दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी टियर 4 की तैयारी करना, तो फिर आप तैयारी कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 73 पर हमारी बात क्लियर हो जाती है कि 73 का ऑप्शन हमारा आइसोट्रॉपिक ही फॉल्स है, जबकि वो एनाइसोट्रॉपिक होता है। बाकी ज्योमेट्रिकल शेप और शार्प मेल्टिंग पॉइंट तो होते ही है, ये दोनों बातें ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू कर लेते हैं, 74वें क्वेश्चन पर आते हैं। 74वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। तो आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क सॉलिड यहाँ पर कौन सा है। बहुत आसान है कि भाई नेटवर्क सॉलिड को हम लोग कोवेलेंट सॉलिड भी बोलते हैं, तो यहाँ पर ये कोवेलेंट सॉलिड के लिए आंसर हमारा सटीक होगा, यानी कि सी ऑप्शन हम यहाँ पर टिक कर जाएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन टिक कर लीजिए। साथियों किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मन में डाउट चल रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसे पूरी तरीके से बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन हमारा गलत है, और प्लीज
इस पर हमारा डिस्कशन कर दीजिए। और हम आपको क्या इस क्वेश्चन को अपने लिए चैलेंज करें या नहीं करें, ये सब बातें भी आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको बताया है, आप नोट कर सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल वेरिएशंस इन द टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम में पॉसिबल वेरिएशंस क्या होते हैं? तो टेट्रागोनल में मैंने आपको हमेशा याद कराया है कि CTO, तो क्यूबिक टेट्रागोनल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रिमिटिव भी होता है, बॉडी सेंटर्ड भी होता है, यानी कि और फेस सेंटर्ड एंड CTORHMT होता है, यानी कि पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ आपको मोर देन वन ऑफ द अबव पर टिक करना चाहिए, यानी 75वें वाले में मोर देन वन। पेपर का ई सेट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आप डिस्कशन करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा और हमें भी आसानी रहेगी। 76 वाले में ये मॉलिक्यूल विच फेरोमैग्नेटिक कौन सा है? तो वही फेरोमैग्नेटिक तो वही होता है जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ आपको जिससे परमानेंट मैग्नेट भी बनाई जा सकती है, तो क्रोमियम के ही कंपाउंड होते हैं, क्रोमियम का ऑक्साइड होता है। सी ऑप्शन 76 वाले में भी सही है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, मिलान आप कर लीजिएगा आंसर सीट से, और आंसर सीट में भी अगर आपको दिक्कत लगती है तो फिर हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है, मदद करने के लिए तैयार है। फॉर ए केमिकल रिएक्शन विच राइज इन टेम्परेचर बाई 10, डबल हो जाती है। सिंपल सी बात है, ये डबल हो जाएगी। तो 77 वाले में बी ऑप्शन आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर भी नहीं आनी चाहिए, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद 78 पे चले जाइए, सब्सटेंस विच रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस करने वाला इन्वर्टर होता है, सबको पता है कि भाई इन्वर्टर ही होगा, तो यहाँ इन्वर्टर लगा लीजिए। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये सब नहीं होते, इन्वर्टर ही बिल्कुल एक्यूरेट है। 79 वाले पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट यहाँ कौन सा फॉल्स है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय रेट लॉ, यानी कि 79 में मुझे तो ये भी सही लग रहा है। रेट कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर इन द रेट लॉ, ये भी ठीक है। मोलिकुलरिटी कैन बी जीरो, तो मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती है, रे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है। तो और ये आपको ध्यान देना चाहिए। 79 में यहाँ पर सी हमारा आंसर सही हो जाता है। 82 पे चल लेते हैं। 82 वाले का अगर जवाब आप देखते हैं तो द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, मोलैरिटी तो निकालनी ही पड़ती है, यानी कि m इज इक्वल टू हो जाएगा 5/40 हो जाता है। और यहाँ पर 450 ml हो गया, तो 450 ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5000 हो गया। 5000 डिवाइडेड बाई आपका हो गया 40 इंटू 450, ये जीरो जाने दो, ठीक है, 2 जीरो उड़ा दो। 1 से तो कम ही हो गई वैल्यू, अब ये 1 से वैल्यू कम हो जा रही, लेकिन करनी कितनी, वैल्यू कितनी आएगी, जरा कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर पर चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको बिल्कुल सटीक आंसर की राय दी जाएगी यहाँ पर, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई हो जाता है आपका 4 इज इक्वल टू, फिर डिवाइडेड बाई 45, 0.277 आ रहा है, तो 0.277 हमारा केवल ए में दिया हुआ है। ये आंसर हमारा 0.2777 में बिल्कुल सटीक आंसर जा रहा है। तो प्लीज आप इन क्वेश्चंस को जरूर करिए, इन क्वेश्चंस को जरूर करिए। तो अब आप सही चल रहे हैं, यानी कि हम आपको ये बताएं कि इन क्वेश्चंस में आप क्या जवाब दे पाएंगे, इन क्वेश्चन को क्या आप करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पर भी हमारा डिस्कशन होना चाहिए। किसी क्वेश्चन पर जिस पर आपको डाउट है, जिस क्वेश्चन पर आपको संभावना लग रही है, आप हमें मैसेज करिए। हमने अपना नंबर बता दिया है कि हमारा नंबर क्या है, वो नंबर आपको जानकारी में आ चुका है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमसे डिस्कशन फेयरली करिए, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई ऐसी आफत और समस्या नहीं आ जाएगी कि भाई हमने ऐसा किया है कि सर हमारा क्वेश्चन नहीं गलत हुआ। अरे ठीक है, वो बातें सब अलग हैं, लेकिन हाँ, अगर हमारा फेयर डिस्कशन हो जाता है अच्छी बात है, और उन क्वेश्चंस पर भी हमारी संभावनाएं पूरी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा 82 का आंसर हो गया। 81 पे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड, यानी कि ये मैंने आपको जवाब दे दिया, जवाब आपको मिल गया होगा। इसके बाद चल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा है? तो हाइड्रोजन सॉलिड सॉल्यूशन, यानी गैस है, और गैस पैलेडियम में तो ये बिल्कुल सॉलिड का सॉल्यूशन है, कैम्फर नाइट्रोजन में ना, वाटर में ना, तो बिल्कुल सी ही सही है ऑप्शन। अगर आंसर सीट में भी आपको सी दिया है तो मुझे लगता है ठीक जवाब जा रहा है। द रेट ऑफ रिएक्शन वाज फाउंड टू बी इक्वल टू इट्स रेट कांस्टेंट एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि द रेट ऑफ रिएक्शन वाज फाउंड टू इक्वल द रेट ऑफ कांस्टेंट। 80 वाले एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि रेट कांस्टेंट वाज फाउंड टू इक्वल। तो अब ये बताओ कि अगर मान लो मैंने यहाँ R इज इक्वल टू के
और ए की पावर जो है वो यहाँ पर 0 ले ली, तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, तो यानी कि ये दोनों वैल्यू उस समय बराबर हो जाएंगी। तो सिंपल सा जवाब हमारा यहाँ पर 0 ऑर्डर आ जाता है। बड़ा अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें रिपीट कर लेते हैं टेर 4 के लिए भी बहुत मदद करेंगे ये क्वेश्चंस, तो आप उनको भी लगा सकते हैं। 83 हमारा क्वेश्चन आ जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जहां ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है वही आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है भैया। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो 83 वाले का ऑप्शन भी ए लगा देते हैं, यहाँ पर भी दर्द नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक, तो एम्फोटेरिक का कौन ऑक्साइड है, ऑक्साइड एम्फोटेरिक का कौन सा है। देखिए आपको क्या बताएं, यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा, 84 वाले में सलाह भी दूंगा और सही भी बताऊंगा आपको, दोनों बातें। देखिए 84 वाले पे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, इस ऑब्जेक्शन पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कुछ किताबों ने क्या किया है, Al2O3 को एम्फोटेरिक ऑक्साइड माना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड माना है, लेकिन SnO2 को भी कुछ किताबों ने एम्फोटेरिक मान दिया। SnO2 ये भी एम्फोटेरिक माना है, एम्फोटेरिक, इसलिए जो बोर्ड है उसने जवाब डी दिया है, डी दिया है। तो आपको बताऊंगा कि SnO2 जो होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा एम्फोटेरिक करेक्टर नहीं होता, एम्फोटेरिक तो है यानी कि वो एसिड से भी रिएक्शन करता है, ये अगर वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये यानी एसिड से भी रिएक्शन कर लेता है, बेस से भी कर लेता है, इसी कारण बोर्ड ने ये जवाब दिया है, जबकि लगा था कि भाई सी जवाब सही होगा, लेकिन यहाँ पर डी जवाब सही हुआ है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूं कि इसका जवाब आखिरकार बोर्ड ने क्यों दिया। उसका कारण ये था कि ये इसकी रिएक्शंस दोनों से पढ़ी गई, एसिड से भी पढ़ी गई और साथ में बेस से भी पढ़ी गई, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड में कंसीडर कर लिया गया। तो प्लीज आप 84 वाले में डी ही ऑप्शन को एक्यूरेट माने, यानी कि इस वाले ऑप्शन पर आप बोर्ड की बात आपको माननी पड़ेगी, यानी कि डी यहाँ पर ऑप्शन सही जाएगा। जबकि मेरा भी अनुमान, मुझे लगा था बाद में कि ऑप्शन सी सही होगा, लेकिन देखा कि SnO2 भी कुछ ऐसी रिएक्शन शो करता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। देखो जो प्रॉपर्टी बताई गई है कि करेक्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड, ठीक है, एज इंडिकेटेड। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, तो एक तो यही गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। एटॉमिक साइज नियॉन का ज्यादा दिया हुआ है, यहाँ पर चले आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो आपकी यहाँ पर मैग्नीशियम की ज्यादा दे रखी है, जबकि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्युमिनियम सिलिकॉन के कंपैरिजन में अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ 2,8,2 आ रहा है, यहाँ 2,8,3 आ रहा है, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा, तो ये ऑर्डर भी गलत ही दिया है। तो 85 में भी डी ऑप्शन ही आएगा, यानी 85 का अगर ऑप्शन देखते हैं तो ये भी डी ही आएगा, ये बात ध्यान दीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ दोनों चीजें, दोनों पॉइंट इनकरेक्ट है, एफिनिटी क्लोरीन की यहाँ पर आनी चाहिए, और यहाँ पर आपको जो एटॉमिक अगर आयनेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर सोडियम ले लीजिए, यहाँ पर मैग्नीशियम ले लीजिए, यहाँ पर एल्यूमिनियम, यहाँ पर सिलिकॉन, आयनेशन एंथैल्पी इधर से इधर जाने पर बढ़ती ही है, तो ये भी ऑर्डर डिस्टर्ब ही दिया हुआ है, तो फिर आप इस ऑर्डर दोनों को आप सही मान लीजिए, यानी कि ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर भी सही हो जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में बाई मिस्टेक हमसे गलती हुई है तो उसके लिए हम आपसे सॉरी इसलिए कहेंगे क्योंकि भाई आपको हो सकता है मेरे क्वेश्चन से कोई डाउट या कंफ्यूजन पैदा हुआ हो। खैर कोई बात नहीं, इसके बाद हम लोग बात में चल लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जल्दी में हम भी लगा रहे हैं। क्वेश्चन 88 वाले पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें से मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है। तो 88 वाले में आपको बताएंगे कि देखो ये आपका हो गया, ये SiO2 ये नेटवर्क सॉलिड हो गया, या जिसे कोवेलेंट सॉलिड भी कहते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड आयनिक सॉलिड हो गया, हो सकता है मैंने सिलिका बोल दिया हो। तो यहाँ पर मोर देन, यहाँ पर यानी कि ये मीथेन, सॉरी मोर देन बोल रहा हूँ, मीथेन यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, यानी 88 वाले में डी सही, सी ऑप्शन सही जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप परेशान ना होइए। द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम आयन इज लेस देन दैट ऑफ, तो किससे कम होगी, तो एल्यूमिनियम से जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसका साइज इससे छोटा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर आंसर ए आ जाएगा, 87 वाले में ए आ जाएगा।
इसी के कंटिन्यूएशन में चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड बाय बोर्न-हावर्ट साइकिल। तो बोर्न-हावर्ट साइकिल से आप क्या नहीं, देखो लेटेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर कैन नॉट बी एस्टिमेटेड में आप हाइड्रेशन एनर्जी की बात नहीं, लेटेस्ट एनर्जी की बात होती है। हाइड्रेशन एनर्जी की विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड बाय बोर्न-हावर्ट साइकिल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग इससे नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन और हाइड्रेशन नहीं कर सकते हैं, लैटिस एनर्जी कर सकते हैं, आयनेशन एनर्जी, ये सब पैरामीटर आते हैं। तो ये दो नहीं आएंगे, दो का मतलब वो फिर ऑप्शन हमारा यहाँ पर फिर आ जाता है कि ऑप्शन हमारा डी ही सही आएगा। तो दोनों चीजें यहाँ पर जरूरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर करते रहिए और मैं आपको सलाह भी यही दूंगा कि इन क्वेश्चंस के लिए आप अपनी व्यू, अपना राय, अपना कोई समस्या है तो उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अमंग द 89 वाले पर चले आइए। 89 कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विच हैज द मैक्सिमम लेटेस्ट एनर्जी। तो जिसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर होगा उसकी ही लेटेस्ट एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो 89 वाले में इसका साइज अगर आप चेक करो एमजीओ का, CaMg में, तो एमजी का तो साइज छोटा होगा ना, तो लेटेस्ट एनर्जी भी इसी की ही ज्यादा होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट हैज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट आपको यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन भी वही है जो बेंजीन, मतलब कोवेलेंट करेक्टर नॉन पोलर है। तो 90 वाले में तो ये दोनों तो एक से हो गए, अब इथेनॉल बचा है। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द सॉल्वेंट लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर आई की वैल्यू निकल आएगी, जबकि इनकी में आई की वैल्यू ये डिसोसिएट हो सकता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इन 90 वाले में सही जा रहा है। तो इसको भी आप ध्यान दीजिए, ये बीपीएससी का बहुत ही जबरदस्त पेपर है, आप इसको बिल्कुल बेफिक्र होकर करिएगा। द वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर अप्रोचेस 4 कहाँ पर पहुंचेगी। तो 91 वाले में मुझे तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। तो भाई बेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू यहाँ तो 2 पहुंचेगी, यहाँ 2 पहुंचेगी, यहाँ 2 पहुंचेगी, तो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं तो भाई ई पर टिक कर लूंगा, ई पर टिक कर लूंगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को जरूर करिए। 94 वाले पर चले आइए। अमोनिया फॉर्म द कॉम्प्लेक्स UNH3 का होल फॉर विच विद कॉपर आयन इन द एल्कलाइन सॉल्यूशन बट नॉट एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों नहीं बनाता, तो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि अमोनिया फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कॉपर एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन, लेकिन एसिडिक में नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन प्रोटॉन मिल जाएंगे, और जब प्रोटॉन मिल जाएंगे तो अमोनिया भाई उससे कंबाइन कर जाएगा। देखते हैं, इन एसिडिक सॉल्यूशन प्रोटॉन और कंबाइंड विद, वेरी गुड, बिल्कुल सेम डिट्टो लाइन मिल जाती है और अमोनियम आयन बना लेता है। तो यही बी ऑप्शन यहाँ पर राइट कर लीजिए, राइट कर लीजिए यहाँ पर। और जो आंसर में दिक्कत थी मैंने उसका सॉल्यूशन भी आपको बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। 93 वाले में ए है स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बात आ रही है कि स्ट्रक्चर पूछा गया तो स्क्वायर प्लेनर ही बताएंगे आप। ज्योमेट्री की बात जब चलती है तो फिर ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, इसलिए यहाँ स्ट्रक्चर की बात चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो द मेटामरिज्म, तो भाई वही शो करेगा जो दोनों तरफ, तो C4 है तो ये पॉसिबल है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, तो ये ए ही ऑप्शन यहाँ पर राइट जा रहा है। बिहार के पेपर वाले लोग जिन क्वेश्चन में डाउट है उनको मैच कर लीजिए, फिर हमसे एक डिस्कशन करिए। मैं अपना नंबर अभी बता चुका हूँ आपको, 93 73 70 27 11। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पोटाश एलम। पोटाश एलम के बारे में गलत स्टेटमेंट क्या दिया गया है। तो मैं आपको बताऊं कि अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। ये आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पोटाश एलम। तो पोटाश एलम अपनी आइडेंटिटी को लूज तो कर ही देगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है K2SO4 डॉट Al2SO4 का, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। ठीक है, तो इसके कंस्टिट्यूएंट आयन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, ये अपना कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। तो 95 वाले पर जवाब आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये इनकरेक्ट यही है, लूज नहीं करता है, लूज नहीं करता है। तो ये दिया है लूज इट, इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस लूज देयर, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, होना चाहिए। तो सही है, इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ये तो गड़बड़ है भाई 95 वाला। और आपका सी ये नहीं है। और इन एक्वस सॉल्यूशन विच टेस्ट ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ आयंस, यानी कि एक आपका सल्फेट आयन का टेस्ट देगा, एल्यूमिनियम का देगा और पोटेशियम का देगा। तो 1 2 3 आयन का टेस्ट देगा, राइट है, ये वाला राइट है बिल्कुल। इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, वाटर में एसिडिक हो जाएगा, ये भी राइट है। और
its inconstituent ions lose their identity in aqueous solution। तो कंस्टिट्यूएंट आयंस तो नहीं लूज करते हैं, तो बात ठीक है, ये कंपाउंड लूज कर दे, यानी इट लूज देयर आइडेंटिटी होना चाहिए था, इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। देखिए कहना क्या चाह रहा है, लोगों को लगा होगा कि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गलती क्या है, अब अपने आयन टूट गए, के पॉजिटिव में टूट गया, SO4 डाई नेगेटिव में टूट गया, Al ट्राई पॉजिटिव में टूट गया SO4, तो ये तो अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन करते हैं ना, ये थोड़ा लूज कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी, तो इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस do not lose their identity, compound lose their identity due to formation of its constituent ions। ये आंसर होना चाहिए था। खैर देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर भी बहुत सारे लोगों का डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द मेटल कार्बोनेट्स इज फॉल्स, यहाँ पर मेटल कार्बोनेट्स का कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मेटल कार्बोनेल में यहाँ पर आपका पी पाई बैक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस ना, यहाँ पर पी पाई नहीं होगा, जो कार्बन इसकी पाई है और उसका मेटल का सिग्मा है, यहाँ पी पाई नहीं होगा, यहाँ डी पाई होगा, मेटल की पी पाई डी पाई होगा, तो ये ही ऑप्शन हमारा मेटल कार्बोनेल्स का फॉल्स हमें सी वाला दिख रहा है, यहाँ पी होगा, कार्बोनिल की पी होगी और मेटल की डी होगी, इसलिए पी पाई डी पाई बैक हो गई यहाँ पर। अब इस नाम पर भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए, जवाब आए कि सर इसका नाम क्या होगा, इस पर भी हमारा शक जो है वो बरकरार कर दीजिए। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, इस पे आपकी चर्चा भी हो जाती, कौन दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन पर, है ना, क्या आपको समस्या आ रही, मैं आपको समाधान भी बताऊंगा और आपको बुक भी बताऊंगा, रेफरेंस भी बताऊंगा कि साहब वहां आप देख लीजिए। मैंने भी इसको देखा, मैंने भी इसको चेक किया कि भाई इसका जवाब क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, इसका नाम हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, कभी भी IUPAC में प्लेटिनिक एसिड दिया गया है, लेकिन प्लेटिनिक एसिड ये कॉमन नेम दिया, ये हेक्सा क्लोरोप्लेटिनिक एसिड ये कॉमन में दिया, जबकि इन्होंने IUPAC पूछा है। IUPAC में जब चलते हैं तो हम लोग प्लेटिनिक एसिड जब लग गया है ना, तो वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि H2PtCl6, इसीलिए इन्होंने इसको एक्यूरेसी ज्यादा दी है, हाइड्रोजन का नाम ही नहीं लिया, लेकिन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनिक एसिड ये कुछ किताबों में दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो बुक्स में मैंने भी चेक किया बाद में, पहले मुझे लगा कि भाई इसका नाम हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनिक एसिड या डाई हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट हो जाना चाहिए, तो लेकिन नहीं, बाद में लगा कि ये दोनों नाम हमें यहाँ पर समझ में आ रहे हैं कि ये दोनों नाम हमारे सही जा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर जो अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो गलत कर दिया इन लोगों ने, क्वेश्चन गलत कर दिया, तो क्या जवाब हम दें, इसका क्या जवाब दें, तो वो मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया इसका एक्यूरेट जो जवाब है वो मेरे हिसाब से तो मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, वन ऑफ द अबव होगा। कारण क्या है मैं बताए, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, ठीक है, तो अब बात कुछ किताबें ये कह रही हैं कि अगर सर एसिड लग गया है तो इसका मतलब हो गया कि वहां पर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंटेशन दे दिया, लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर यही कहता है कि हाइड्रोजन अगर जो नाम दिया है वो लिखा जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ए सही है, मेरे हिसाब से ए सही है, डाई हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो डाई लगता नहीं, अगर यहाँ फोर्थ आ रहा है तो डाई का कोई यूज नहीं, इसलिए इसका नाम ये नहीं बन पाएगा। हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड ये एक्चुअल में कॉमन नेम में भी दिया गया है, कॉमन नेम में भी दिया गया, तो आपको संशय लग रहा होगा, बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन फिर मोर देन वन जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया है वो आंसर सी दिया हुआ, इन्होंने सी दिया हुआ है, आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए था इसका। अब आप बाकी और एक्सपर्ट की भी राय ले लीजिएगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं, मैं तो अपना सटीक बता दिया हूँ। कॉम्प्लेक्स ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, यहाँ पर आपको ये एक्सचेंज भी हो सकते हैं, दोनों एक्सचेंज का मतलब है कि आयनाइजेशन भी शो करेंगे और आपका लिंकेज भी शो करेंगे, तो मोर देन वन ऑफ द अबव में ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव आप टिक कर लीजिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में चले आइए आप इस वाले क्वेश्चन पर, विच एग्जांपल लाइकली टू बी शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर कौन शो करेगा, ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बाकी तो नहीं करेंगे, ऑप्टिकली कोई सेम ग्रुप लग जा रहा है, ये सिस ट्रांस ट्रांस दिया ही हुआ है, सिस होता तो शो करता, ये हो जाएगा, बिल्कुल ठीक दिया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चले आई साथियों, ये वाला कंपाउंड आपका 98 वाले पर चलते हैं, तो 98 वाले में ये आपका H2O का होल 6 है और यहाँ अमोनिया है,
तो कॉम्प्लेक्स टिपिकली एब्जॉर्ब द अराउंड 600 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब की इन्होंने। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ द अमोनिया फ्यू कॉम्प्लेक्स, ये बन गया तो इसका मोर देन 600 और मोर देन 600 में ज्यादा ही लाइट होगी, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 98 वाले में आप ए वाला, अच्छा आंसर सीट में क्या दिया वो भी चेक कर लेते हैं, जरा एक मिनट रुक जाइए। इन्होंने तो बी दिया हुआ, इन्होंने तो बी दिया है 98 का। चलो देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन रीडिंग तो नहीं कहीं मिस्टेक हो रही, क्वेश्चन रीडिंग कर लेते हैं एक बार। ए में ए कोई ए है, MH2 का होल्सिस कॉम्प्लेक्स टिपिकली एब्जॉर्ब एट द अराउंड 600 नैनोमीटर ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनिया, इसको अमोनिया ट्रीट कर दिए, इट फॉर्म ए न्यू कॉम्प्लेक्स, ये बन गया, ठीक है। विच शुड बी एब्जॉर्प्शन, अच्छा वो यानी कि अगर हम लोग देख रहे हैं तो अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आ रहा है एज कंपेयर टू वाटर, तो मतलब 600 से कम होगी, ठीक है, राइट राइट 100% राइट। यानी कि आंसर इसका जो है वो 580, 600 से कम एक ही दिया ही हुआ है, दूसरा दिया ही नहीं, 600 से ऊपर ही दिया है, तो वही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए भी आप आगे कंटिन्यू कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, बुक को अगर आप चाहो तो कंसिडरेशन कर सकते हो, बुक को कंसीडर कर सकते हो इस क्वेश्चन पर, मेरी आपको सलाह है कि आप बुक को कंसीडर जरूर करिएगा। इसके लिए बुक चाहे तो आप कोई भी ले लीजिए, जहां तक मेरा अनुमान है मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इसके लिए आप बेस्ट बुक अगर सत्य प्रकाश जी की देखना चाहते हैं तो सत्य प्रकाश जी की किताब भी आप देख सकते हो। बाकी नाम हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटनिक एसिड ज्यादा परफेक्ट है एज कम्पेयर टू हेक्साक्लोरोप्लेटनिक एसिड, बाकी एक्सपर्ट की राय भी आप ले सकते हैं। मैं बार बार एक चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी कहीं आपका नुकसान नहीं। थर्माइट मिक्सचर किस चीज का है, तो थर्माइट मिक्सचर तो एल्यूमिनियम पाउडर और Fe2O3 का है। थर्माइट वेल्डिंग ही काम आती है पटरी को जोड़ने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ओर कौन सा नहीं, तो 102 वाले में साफ है कि जिप्सम कैल्शियम का है, मैग्नीशियम का ओर नहीं है, तो यहाँ पर भी खट से टिक कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज और कॉमर्शियली एक्सट्रैक्टेड बाय सेल्फ, तो आपको पता होना चाहिए, दो है इसमें 103 वाले में, यानी कॉपर भी होता है और लेड भी होता है, दोनों सेल्फ हो जाते हैं, तो यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, तो इसके डी पर टिक कर लीजिए। इसी के साथ कंटिन्यू कर लीजिए। अमंग द कार्बोनेट्स ऑफ द मेटल एल्कली मेटल्स विच आयन हैज द हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी, तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रही है, तो यहाँ पर सीजियम सबसे नीचे तो सबसे हाईएस्ट, इसी के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेरेंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में सबसे ज्यादा कौन सॉल्युबल, 105 वाले में भी आपका डाउट चल रहा है, तो एक्चुअली में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मैंने जो आंसर आपको बताया था वो लेड नाइट्रेट और PbCl2 दोनों को रखा। देखो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं PbCl2 को देखता हूं तो PbCl2 कोल्ड वाटर में जो है, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया, कोल्ड वाटर में कम घुल जाता है, लेस सॉल्युबल है, लेस यहाँ पर वर्ड फेयरली यूज कर लिया है, लेस सॉल्युबल है। वही सॉल्युबल, मैं सॉल्युबल पढ़ के इसको जवाब दे दिया हूँ, तो जनाब ठीक है, ये वाला और ये वाला, यानी कि अगर मैं 105 का जवाब बोर्ड की बात मानता हूँ तो बोर्ड की बात में 105 में दोनों होने चाहिए, लेकिन उसने बात कर दी है कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेरेंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में कम घुलता है तो लेस सॉल्युबल हो गया कोल्ड वाटर में, एंड फेयरली सॉल्युबल हॉट वाटर में पूरा घुल जाता है, तो ठीक है PbCl2। और लेड नाइट्रेट जो होता है वो कोल्ड वाटर में ही आसानी से घुल जाता है, लेकिन आगे की कंडीशन नहीं पड़ेगी, तो इसके लिए ठीक है, तो ए पर मैं भी विश्वास करूंगा और यही ऑप्शन इसका सही है, आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए, यही ऑप्शन सही है, आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए। अमंग द फॉलोइंग, नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पोटेशियम व्हेन हीटेड स्ट्रांगली इन ऑक्सीजन इट फॉर्म्स, तो सिंपल सी बात है, क्या बनाएगा, तो आपको पता होने कि ये सुपर ऑक्साइड बना लेता है, सुपर ऑक्साइड बना लेता है, सुपर ऑक्साइड आपका बी वाला ऑप्शन हो जाता है, तो 107 का बी ही रहेगा, ठीक है, सुपर ऑक्साइड वही है ही, दूसरा है ही नहीं, जबकि सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मेकिंग द लिथियम मेटल एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग, तो लिथियम मेटल के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मेकिंग लिथियम, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इसके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन बनेगा, तो यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी को आप टिक कर लीजिए, है ना, इस आंसर को मिला लीजिएगा, और जब आपको आंसर सीट जो दे रखी है, जो मेरे पास सामने भी ऐसा नहीं है, तो आप उससे भी मैच कर रहे हैं, तो मुझे जहां डाउट है मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, आप बाकी समझदार हैं, आप अगर कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर,
तो ऊपर से नीचे आने पर अगर हम 109 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऊपर वाले से नीचे वाले सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो विच ऑफ द अल्कलाइन, तो नीचे की तरफ बढ़ेगी तो ऊपर की तरफ, तो यही हुआ, तो यही लेस सॉल्युबल हो जाएगा। 112वें वाले क्वेश्चन पर चले आइए। 112वां कह रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किससे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से तो एक इसमें केवल LiNO2 था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन जो है डी दिया हुआ है, इन्होंने ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन पर भी हमें डाउट रहा और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन भी डाउटफुल रहा। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय, तो यहाँ पर मोर देन वन का ऑप्शन इसने सही लिया, मोर देन वन का ऑप्शन, ये तो आपने बोर्ड ने सही लिया, बोर्ड का ऑप्शन यही है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप KNO3 को गर्म करते हो तो यहाँ पर K2O बनता है और यहाँ पर NO2 गैस निकल जाती है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रही है यहाँ पर, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें देखें NaNO3 में देखते हैं, तो NaNO3 में मैं आपको बताऊंगा K2O बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये KO2 में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए इसको KO2 प्लस NO ऑप्शन दिया जा रहा है। यहाँ भी मतलब नहीं मिलेगी, यही ऑप्शन हुआ। अगर हम लोग NaNO3, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि NaNO3 जब टूटेगा तो N2O बनाएगा और साथ में आपका NO2 बनाएगा, इसका मतलब है ये ऑप्शन तो फिर सही चला गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ मिल रही है। जबकि Li2O जो आपको कंपाउंड दिया गया है LiNO3, इस वाले में भी आपका कंपाउंड नहीं बनता, तो इसलिए बोर्ड ने मोर देन वन ऑफ द अबव को एग्जाम्पल को टिक किया हुआ है। फिलहाल इस क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट इसको भी आप चेक करके, मैं ही आपको बता देता हूँ, मात्र 1 सेकंड का समय दीजिए। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बात ये जो हमारी हमने भी चेक किया, समझा इसको, वो क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इनका कहना है कि जो LiO3 है, इसके अलावा ये दोनों ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देते हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ऑब्टेन दिया है, यानी कि लिथियम नाइट्रेट, समझिएगा, लिथियम नाइट्रेट जो होता है, अगर लिथियम नाइट्रेट को देखेंगे तो ये हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ऑब्टेन, तो ना तो यहाँ मिल पा रही है, ना तो यहाँ मिल पा रही, ना KNO3 मिल पा रही, केवल NaNO3 में मिल पा रही है, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इन्होंने जो ऑप्शन लिया है, जो ऑप्शन लिया है वो मोर देन वन ऑफ द अबव का ऑप्शन लिया है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ये, इसको भी आप कर सकते हैं और डिस्कशन भी कर सकते हैं। मैंने इसको चेक करने के लिए नाइट्रेट की बात की, तो जितने भी एल्कली मेटल नाइट्रेट हैं, ये पॉइंट भी आप किताब में देख सकते हैं, एल्कली मेटल नाइट्रेट एक्सेप्ट LiNO3 को छोड़ करके जो जितने भी नाइट्रेट हैं वो नाइट्राइट बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों फिर नाइट्राइट बनाएंगे, तो सिंपल सी बात हुई कि मोर देन वन अबव ऑप्शन इन्होंने इसीलिए लिया हुआ है। चलिए इसके बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर चल लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन बचे इनको भी खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में भी शायद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, NCERT का क्वेश्चन ही है कि वेन आर्कल मेथड चलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन जिरकोनियम, वेन आर्कल मेथड को ही यहाँ पर कंसिडर किया गया है। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर में, तो आपको पता ही होना चाहिए कौन डिस्प्रपोर्शनेट करता है, तो वो क्लोरीन है, HOCl और HCl बनाता है, क्लोरीन है। ठीक है, कर सकते हैं इसे भी। चलिए यहाँ पर क्लोरीन लगा लीजिए, जिस क्वेश्चन में डाउट लगेगा आप मुझे सेंड करिएगा, आंसर शीट भी मेरे पास में है, उस आंसर शीट से भी हम लोग मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का नहीं करेक्ट है, तो ये तो पहला वाला तो करेक्ट है ही, ये वाला HClO4 सी वाला भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑर्डर नहीं, यानी कि बी ऑप्शन HiO4 स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है HClO4, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट नहीं है, मतलब नॉट इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद चल लेते हैं, हम आपसे एकदम सटीक क्वेश्चन की वार्तालाप कर रहे हैं और आप इस पर पॉजिटिव अपना व्यू दीजिएगा, 116वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डाइपोल मोमेंट H2O इज मोर देन H2O2 का डाइपोल मोमेंट जो है वो वाटर के कंपैरिजन में
ज़्यादा होता है यानी H2O2 तो नॉट गुड सॉल्वेंट, लेकिन गुड सॉल्वेंट नहीं है। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि आसानी से ये ब्रेक हो जाता है, आसानी से टूट जाता है, और आसानी से टूट जाता है ब्रेक होने का इट डिसोसिएट्स इजीली एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 116 वाले की अगर मैं बात करता हूँ तो यही आंसर, बाकी वाटर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही नहीं और जल्दी टूटता भी नहीं, उसमें एसिडिफिकेशन करना पड़ता है और ये जल्दी टूट जाता है, तो ये भी आंसर आप टिक लगा लीजिए। 17 पे मतलब ये भी आंसर पी के अकॉर्डिंग ही मैच कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग xenon कंपाउंड हैज द सेम नंबर ऑफ द लोन पेयर? कौन सा जीनोन का कंपाउंड है जो सेम नंबर इलेक्ट्रॉन को रख रहा है? तो अगर आप XeF4 में देखते हैं, XeOF4 में देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऐसे करके O लगा दीजिए और सिंपल सी बात है 1 2, यानी कि अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हो जा रहा है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोन कंपाउंड हैज द सेम नंबर ऑफ द लोन पेयर? अच्छा I3 नेगेटिव की बात हो रही है। तो I3 नेगेटिव में I यहाँ पर हो गया और आप इसे लीनियर लेते हैं, I ऐसे हो गया और यहाँ पर एक लोन पेयर ऐसे होता है, एक लोन पेयर ऐसे, यानी 3 होते हैं। और XeF2 में देखते हैं तो XeF2 में भी 3 ही होते हैं, तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर भी यही लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर होगा, सिंपल सी बात हो गई। तो फिर आप यहाँ पर खटाखट खटाखट आप इस चीज को लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यानी ये तो फिर ठीक है, वहाँ ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत भी नहीं थी हमें, हमें तो केवल ये बताना था जेनॉन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर मैच कर जाएगा, है ना, ये बताना था। तो चलिए XeF2 लगा लेते हैं, यहाँ पर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 118 में क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कर रहा है। 118 में कह रहा है कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बोरेक्स। बोरेक्स के बारे में आपका क्या राय है? तो बोरेक्स का अगर स्ट्रक्चर Na2B4O7 होता है, Na2B4O7 होता है, इसमें आपका जो है वो क्या कह रहा है कि 4 BOB बॉन्ड है। स्ट्रक्चर अगर आप बोरेक्स का देख पा रहे हैं तो स्ट्रक्चर अगर बोरेक्स का जानना है तो उसमें 4 BOB बॉन्ड आपको दिखाई, मैंने बनाकर इससे पिछली वीडियो में दिखाए भी थे, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। 1 मोल बोरेक्स कंटेंट 4 BOB बॉन्ड बने थे, B4O7 को बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये भी हमारा ऑप्शन 118 का बी ही ऑप्शन आएगा, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जहां जरूरत लगे हमसे डिस्कशन करिए और हम आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। इन केस आपको डाउट लगे तो वो बात भी, हम अपनी बात भी आपके सामने रखेंगे। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड बोथ पीएच और पीपी बॉन्ड साइमल्टेनियसली, जिसमें दोनों हो। तो 119 वाले में यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड कंटेंट बोथ पीएच भी हो और पीपी बॉन्ड भी हो। तो पीएच हो और पीपी बॉन्ड इनमें तो किसी में लग ही नहीं रहा, क्योंकि सब में H4 ही है और वो 5 है, 6 है नहीं। तो 119 वाले में हमें तो दिख नहीं रहा है, तो नन लगा दीजिए। यहाँ पर चले आइए, XYZ फॉर द H3PO3 एसिड वेयर X इज द नंबर ऑफ लोन पेयर, Y इज द नंबर ऑफ सिग्मा, और सबके लोन पेयर सबके सिग्मा, ये टोटल निकालना है, सबको टोटल कर देना है। तो ये क्वेश्चन भी हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, हमें ध्यान है। H हो गया, P हो गया, हम तो बिल्कुल ओपन आपसे बात करते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। ये H3PO3 हो जाता है, ये H3PO3 हो गया, H3PO3 हो गया, यानी एक यहाँ पर हम ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया H3PO3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कह रहा है कि X इज द नंबर ऑफ लोन पेयर, तो लोन पेयर 1 2 1 2 3 4, ठीक है, 4 लोन पेयर है तो यहाँ 4 कर लेते, बाकी और तो कहीं दिख नहीं रहा है, 4 हो गया। प्लस Y क्या है? नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, 4 6 10 हो गए। और Y इज द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, Z इज द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, 1 हो गया। तो लोन पेयर हमारे पास में हो गए, लोन पेयर हो गए। अच्छा, इस वाले के बच गए ना लोन पेयर, 4 और 4 8, ये 4 4 8 6 14, 4 ये 2 लोन पेयर हुए, सॉरी 2 लोन पेयर और जोड़ दीजिए, तो 6 6 12 और 1 13, 13 हो जाता है। यानी कि एक लोन पेयर ये है, एक 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 ये है, तो 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर हो गए देखो। और 6 हमारे सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा होगा, एक तो 6 6 12 13, 13। ये बी ऑप्शन यहाँ पर 120 वाले का आएगा, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा क्या होता है, जल्दीबाजी आप ना करें, जल्दीबाजी में दिक्कत होती है, और कोई बात नहीं, हमसे भी होती है, आपसे भी हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस डज नॉट फॉर्म क्लेथरेट, इसमें से कौन क्लेथरेट नहीं बनाता है? सिंपल सी बात है, नियोन नहीं बना पाता है क्लेथरेट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन इंक्रीज द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर
आयनेशन एंथैल्पी भी बढ़ती है, रेडियस भी बढ़ता है, तो सब बढ़ता ही है, तो डी लगा लीजिए, मोर देन 1। ये सब ऑप्शन हमें लग रहा है कि जो आंसर सीट मेरे पास अभी मैं उसको खोल करके देखता हूँ तो वो आंसर सीट भी आपको दिखाई दे जाएगी, यानी कि वहां पर भी ऑप्शन हमें से पता लग जाएंगे कौन गलत है कौन सही है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू एक्ट एज ए लिगेंड, कौन इसमें लिगेंड की तरह काम नहीं कर पाएगा, तो लिगेंड की तरह जो काम न करने वाला है वो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू लिगेंड, तो यहाँ पर ये इनके पास है ही नहीं, देने की टेंडेंसी नहीं, तो मोर देन वन ऑफ द अबव लगा लीजिए 123 वाला पे, यहाँ पर भी सही जा रहा है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आ जाइए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग, दोनों की तरह जो काम करता है वो कौन हो सकता है, तो दोनों की तरह तो ये भी काम करता है, दोनों की तरह ये भी काम करता है, तो यानी कि डी ऑप्शन लगाना पड़ेगा यहाँ पर। इसी के बाद आ जाइए आयोडीन, आयोडीन इज द फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट, पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्शन करेगा तो आयोडीन बनाएगा, तो क्लोरीन से भी बना देता है भाई, ये भी रिप्लेस कर लेगा, और साथ ही साथ जो रिएक्टिव एलिमेंट है अगर आप उसमें आयोडीन डालते हो तो वो भी आयोडाइड, आयोडीन इस पोटेशियम आयोडाइड में कन्वर्ट कर लेता है, तो मोर देन 1 यहाँ पर भी ऑप्शन हमारा, कॉपर सल्फेट भी है और क्लोरीन भी है, दोनों ही है। आयरन इज रेंडर्ड पैसिव बाय ट्रीटमेंट विथ कंसंट्रेटेड HNO3, 126 वाले में सोचना नहीं, बिल्कुल यही जवाब है, और आप इसको लगा सकते हैं जवाबों को, और इनके बाद भी आप डिस्कशन हमसे कर सकते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सिल्वर ब्रोमाइड इन हाइपो सॉल्यूशन इज ड्यू टू कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की वजह से होती है, कोई नई बात नहीं, और ये पीजीटीज में क्वेश्चन बहुत आता है, यानी कि यूपी पीजीटी का क्वेश्चन भी माना जा रहा है साथियों। मरकरी इज ओनली द मेटल विच हैज द लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज ड्यू टू, क्यों है ऐसा, ये ऐसा है कि इनके बीच की जो आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है और बॉन्ड मेटल का वीक है, तो यानी कि ऑप्शन हम फिर ए लगा लेते हैं, यहाँ पर ए आप टिक कर लीजिएगा। आप भी अपने साथ में आंसर को चेक करते चलिए, और जिनमें डाउट होगा तो आप हमारे साथ में डिस्कशन करेंगे। 129 वाले पर चल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल नाइट्रेट प्रोड्यूसेस द गैसेस प्रोडक्ट व्हेन रिएक्ट विद KCl, तो केसियन के साथ में कौन प्रोड्यूस करेगा, तो आपको पता होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल नाइट्रेट प्रोड्यूसेस गैसियस प्रोडक्ट, NO2 निकालेगा, और NO2 कॉपर नाइट्रेट ही निकालता है केसियन के साथ में, तो ए ऑप्शन लगा लीजिए। 29 वाले में, 30 वाले में चले आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट लिबरेट ऑक्सीजन ऑन वार्मिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पर SO3 जो है ये फिर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, नहीं कर पाती, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। कुछ जगह हमने क्वेश्चंस को नहीं रीड कर पाया, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, और आपसे हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं, आपका स्वागत भी करते हैं कि आपने हमें इस बात का याद दिलाई कि सर प्लीज इसको चेक कर दीजिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद भी आपको देता हूँ। कोबाल्ट का सॉल्ट अगर हम लोग ले लेते हैं, कोबाल्ट सॉल्ट अगर NO3 के साथ में रिएक्शन कर लेता है तो फिर क्या होना चाहिए, तो आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि पोटेशियम कोबाल्टो नाइट्रेट बनता है जो येलो कलर का होता है, तो पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्टो यहाँ नाइट्रेट, अब यहाँ कोबाल्ट नाइट्रेट है, ऑप्शन फंस गया, कोबाल्टो तो नहीं होता, कोबाल्टेट ही होता है, तो ए ऑप्शन हम यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल नॉट गिव द पॉजिटिव ब्राउन रिंग टेस्ट, जो पानी में घुलेगा नहीं, ब्राउन रिंग टेस्ट कहाँ से देगा, तो लेड नाइट्रेट तो घुलता ही नहीं है, तो प्रेसिपिटेट बना देगा, सवाल ही नहीं होता, ये भी नहीं बनाएगा। इसके बाद चले आइए, 133 वाले पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन वुड्स रिएक्शन, कौन सी वुड्स रिएक्शन है इसमें, तो भैया साफ दिखाई दे रही, कैसे बताएं आपको कि इसमें ऑप्शन बी है, इसमें ऑप्शन बी है। इसके बाद नेक्स्ट वाले पर चले आइए, 34 वाले पर चले आओ, इन विच इन क्या लिखा, इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड CH3CH2 वी आर इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट, जो जितनी दूरी बढ़ जाएगी, दूरी, अब दूरी कहाँ बढ़ रही है, आप देखिए दूरी कहाँ बढ़ रही है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूरी मेरे हिसाब से अगर नंबर डाल तो यहाँ पर नंबर डाल के देख लो, CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, Br हो गया, 1 2 3 Br हो गया, 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा ना, ये वाला आएगा, तो 1 2 3, तो 2 3 पर आएगा, तो 2 3 तो ऑप्शन यही दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसे कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल कहाँ होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो एल्केन में भी है, इथाइल कार्बोकैटायन में भी है, तो डी ऑप्शन हो जाता है ना, डी ऑप्शन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड 28 डाई मिथाइल 36 हेक्साडाइन, इसका स्ट्रक्चर बना करके मैंने निकाला था, 33 सिग्मा आए थे, 2 पाई आए थे, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही आ जाएगा। आप इसका डायग्राम बना लीजिएगा, 28 डाई मिथाइल डेका डाइइन बनाए, डेका 10 कार्बन बना लीजिएगा, 3 नंबर 6 नंबर पर डबल बॉन्ड लगा लो, बाकी 28 पे मिथाइल लगा करके आप बना करके निकालिए, पिछली बार मैंने निकाला था, मुझे याद है। 39 पर चले आई, 39 वाले 139 अमंग द फॉलोइंग
विच वन इज द एम्बीडेंटेड, तो एम्बीडेंटेड तो यहाँ पर मुझे साइनाइड भी दिखाई दे रहा है और ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है, और यहाँ पर नाइट्राइड भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैं डी को टिक कर दूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज, में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसन वन की तरफ तो 3 डिग्री ही होता है, तो सभी जानते हैं। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक कर, ए वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए। इसके बाद चले आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म 137 पर। सिस ट्रांस में आपको एक ये वाला भी नहीं, ये नहीं मिल पाएगा, सॉरी, ये वाला भी मिल सकता है और ये वाला भी मिल जाएगा, तो यानी कि सिस ट्रांस में मोर देन डी, ये वाला ऑप्शन चला जाएगा। सिस ट्रांस में C2H5 ऐसे या दोनों तरफ एक, तो ये तो नहीं मिलेगा, ये हटा दीजिए। बी और सी मिल पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, तो आपको पता है NO2 और CHO मेटा डायरेक्टिंग है, तो 138 में डी ही ऑप्शन चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेस द हाई बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होना चाहिए, तो 142 में जहां पर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, तो यहाँ पर हमारी बात चल रही कि क्वेश्चन ये हमारे 138 तक हो चुके हैं और 38 तक के क्वेश्चंस के आगे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज है और इस सीरीज को कंप्लीट करना भी जरूरी है। थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, 141 पे आ गया। ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये क्वेश्चन यूपीपीजीटी में भी आया हुआ है 141 वाला। ये इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों का मतलब कंपनसेशन की वजह से होता है, तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन ही आपको लगाना चाहिए। 4 से 5 क्वेश्चन का डाउट चल रहा है, वो डाउट भी मिटाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेस द हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये प्रोपेन वनॉल हो गया, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, कारण है कि भाई मॉलिक्यूलर मास बढ़ जा रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल परफेक्ट है आपके सामने। चलिए इन क्वेश्चंस को आप लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन और बचे हैं, कहाँ गए, ये आगे ज्यादा आगे भाग गए। 142 हो गया, ये हिंदी हो गया, ये ठीक 1 ये आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक बेस्ड ऑन हकल रूल, हकल रूल के हिसाब से नॉन एरोमेटिक कौन सा है, तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये सब एरोमेटिक है, तो यहाँ पर नन ऑप्शन एक्यूरेट है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन, तो एलिफेटिक एमीन का बेसिक करेक्टर ज्यादा किसका होता है, एलिफेटिक। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी पूछा यानी कि बेसिक करेक्टर की बात की गई है, तो यहां पर चले आइए 47 वाले में। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ किसकी बात चल रही है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन की बात चल रही है। तो बेसिक एलिफेटिक एमीन, बेसिक कौन होता है, टर्सरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी। तो बेसिसिटी का मतलब यहाँ पर, बेसिसिटी का मतलब यहाँ पर एसिडिक करेक्टर से, एसिडिक नेचर से, इन्होंने इसीलिए इसको गलत, एसिडिक नेचर यानी करेक्ट बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक, जिसका बेसिसिटी ज्यादा होगा मतलब वो एसिडिक ज्यादा होगा, बेसिक कम होगा, तो फिर ए ऑप्शन यहाँ पर एक्यूरेट लिया गया है। इसी वजह से समझ लीजिए आंसर बेसिसिटी में यही लगेगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। यहाँ पर हमने भी बीच में डाउट हमें भी हुआ था, लेकिन बाद में इस टर्म का मीनिंग क्लियर किया और आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी बेसिसिटी का मतलब यहाँ पर एसिडिक करेक्टर से, एसिड की बेसिसिटी होती तो एसिडिक नेचर प्राइमरी का ही जाता है, टर्सरी का जाता नहीं। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 148 वाला आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन की सीरीज है। 144 among the following which one is the correct increasing order of acidic strength, 144 पे चले आइए। 144 वाले में फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, मिथाइल फिनॉल कम हो जाएगा, प्रोपेन वनॉल सबसे कम हो जाएगा, तो करेक्ट ऑर्डर तो यही लग रहा है, दूसरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है हमें। एल्डिहाइड कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो यहाँ पर तो सभी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो 145 वाले में डी आप लगा सकते हो, सिंपल सी बात है। इसेंशियल अमीनो एसिड, यहाँ पर ये दोनों इसेंशियल अमीनो एसिड है, मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा, इसेंशियल अमीनो एसिड है और वो सिंथेसाइज नहीं होते हैं। इसके बाद चलिए 149 पर चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर सॉल्युबल, तो ए और डी दोनों सॉल्युबल है, तो मोर देन 1 इसमें भी आ जाइए। और 146 वाले पे आ जाते हैं। 146 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एमीन्स लोअर एलिफेटिक एमीन्स सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। हायर एमीन्स आर इसेंशियल, ठीक है। एमीन्स आर मोर पोलर देन इक्वल, ये तो संभव नहीं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है ज्यादा, तो यहाँ पे यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल, तो नाइलॉन 26 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, तो यहाँ पर हम सी पर टिक करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में मुझे जो लगा वो 3 क्वेश्चन में डाउट लगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है तो फिर आप हमारे नंबर पे 94 73
70 27 11। इस पर हमें अपना क्वेश्चन सेंड करिएगा, अपना क्वेश्चन सेंड करिए, हम आपके डाउट को, क्वेश्चन का फोटो सेंड करिएगा, हम आपके डाउट का समाधान करेंगे। जहां तक होगा आपसे डिस्कशन करेंगे। हेल्दी कमेंट करिए, और हेल्दी कमेंट के बाद हम आपसे जरूर फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, बीपीएससी 4 की तैयारी के लिए हमसे संपर्क करिए। हम आपको बहुत सारे ऐसी चीजें बताएंगे जिससे सिलेक्शन होता है बहुत आसान। थैंक यू।